हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम शैलजा पांडे। आज हम लोग क्लास 10th CBSE में साइंस में बायो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो आप देखिए, हम लोग NCERT को ही लगातार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग सारा टॉपिक वाइज NCERT से ही पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड्स में NCERT ही फॉलो होती है। जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे NCERT से ही बनते हैं। आपको इस बुक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके लाइन लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं। बट जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपको NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको साथ में कोई भी एक रेफरेंस बुक चाहिए होगी। आप रेफरेंस बुक जो भी आपके स्कूल में रिकमेंडेड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी ICSE की बुक ही अगर हो तो उसको भी आप एज रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। उसका मेन काम क्या होता है कि NCERT में सब कुछ डिटेल्ड में नहीं दिया रहता है। यहाँ टॉपिक दी गई है, काइंड ऑफ समरी है, टॉपिक्स दिए गए हैं, बट एकदम उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस नहीं है। तो उन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए हमको चाहिए होता है कोई भी रेफरेंस बुक। तो आप कोई भी रेफरेंस बुक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इंडेक्स में देखिए, हम लोग में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 15 एंड 16 ये सारे चैप्टर्स आपके बायो के चैप्टर्स आएंगे, जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने NCERT के साइंस में बायो का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको इंट्रो दिया गया है 2 पेजेस में। इस इंट्रो का मेन पॉइंट ये है आपको एक्सप्लेन करना कि इस चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस है क्यों, हमें इस चैप्टर पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है, और प्लस इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे ये आपको पढ़ना होगा लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस में, हमें कैसे पता कि कौन सी चीज में लाइफ है, दैट इज कौन सी चीज लिविंग है एंड कौन सी चीज डेड है, हम दोनों में डिफर कैसे पता चलेगा। अगर हम सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछें कि आपको कैसे पता है कि जो सामने जो एनिमल है वो लिविंग है या फिर डेड है, आप सिंपल कहेंगे कि वो मूव कर रहा है तो हमको दिख रहा है कि वो लिविंग है। सिमिलरली हमारे में भी आता है, ह्यूमंस में हो गया, सारे एनिमल्स में हो गया। अगर मूवमेंट दिख रहा है क्योंकि वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि वो लिविंग है। वही चीज अगर मूविंग नहीं है तो हम बोल देते हैं एक डेड एनिमल है, ठीक है। अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल लें हम यहाँ पे एनिमल का, तो अगर हमारे पास एक किटन है तो धीरे धीरे बड़े होकर कैट बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम ह्यूमंस हैं, बच्चा रहेगा धीरे धीरे बड़ा होकर एक एडल्ट बन जाता है। बट अगर हम आते हैं प्लांट्स के पास, हमें कैसे पता कि प्लांट लिविंग है या नहीं। आफ्टर ऑल प्लांट हमको मूव करते दिखाई पड़ते नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई सीड बो देते हैं, कुछ टाइम बाद हमको पेड़ दिखता है, मतलब उसमें हमें ग्रोथ दिख रही है, लगातार नहीं दिख रही है, लगातार मूवमेंट नहीं दिख रहा है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें उसमें ग्रोथ दिख रहा है, उसमें नई नई लीव्स आ रही हैं, नए स्टेम्स आ रहे हैं, उसमें नए फ्लावर्स आ रहे हैं, तो हमको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। दैट मीन्स कि प्लांट वगैरह लिविंग है। एग्जाम्पल सभी लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे एप्पल लिया है, उसका हमने सीड जाके बो दिया, तो आफ्टर सम टाइम हमको वहां पे एप्पल का पेड़ हमको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल कर दिया, जहां हमको दिखाई पड़ेगा कि कौन चीज हमारी मूवमेंट कर रही है या नहीं, उसको बोल देंगे वो लिविंग है, ठीक है। बट अगर हम आते हैं बैक्टीरियाज पे या फिर वो ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं नेकेड आई से, हाउ डू वी नो कि वो लिविंग है यानी आफ्टर हमको मूवमेंट दिखाई पड़ेगी ही नहीं किसी भी हालत में। यहाँ पे हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप्स वगैरह। इसमें हम क्या करते हैं, हम उनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और उनमें देखते हैं कि उनमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में मूवमेंट हो रही है या नहीं। मॉलिक्यूल्स आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वहां पे सबसे बेसिक यूनिट आई, सबसे अंदर जाके कुछ वाइब्रेशंस दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, माइन्यूट मूवमेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं, जो आपको डायरेक्टली आंखों से नहीं दिखता है, वहां पे हम जाते हैं माइक्रोस्कोप्स के पास। तो इन शॉर्ट जहां भी मूवमेंट है, अगर दिख रही है तो डेफिनेटली लिविंग है, नहीं दिख रही है तो हमने यूज करा माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व करा, तो वहां मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो जहां भी मूवमेंट है वो हर चीज हमारे पास आ जाती है लिविंग। सिंपल इनफ। बट आगे आते हैं अगर हम, तो किसी भी चीज, अगर कोई चीज लिविंग है, उसको लिविंग रखने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कोई चीज जिंदा है, हम क्या करें कि वो जिंदा रहे। सिंपल है, उसे हम खाना देंगे, ठीक है। अच्छा, खाने को हम कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं, डिटेल में इसका नहीं जाएगा, मतलब ब्रीफली पढ़ते हैं यहाँ पे।
अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग काइंड ऑफ खाना चाहिए होता है। एग्जाम्पल देखिए, हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ओवरऑल 2 कैटेगरीज में। एक हमारे पास आते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नाम से क्लियर है, केवल यहां प्रेजेंट होगा सिंगल सेल। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एज द नेम सजेस्ट, मल्टी, मल्टी का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब बहुत। तो यहां पर ढेर सारे सेल्स मिले रहते हैं। तो जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है केवल एक सिंगल सेल को, वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू मल्टीपल सेल्स। देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल देते हैं। हमारे पास कोई एक सिंगल सेल है, मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया को रिक्वायरमेंट है खाने की, तो इसे खाना किस तरीके से मिलेगा? सबसे पहले देखिए, जो खाना आप खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गए बढ़िया पिज्जा और बर्गर खाकर आए, ठीक है। जो पिज्जा और बर्गर आप खाते हैं, ठीक है, आपको तो पेट में गया, आप खुश हो गए, उसके बाद जाके पेट में क्या चीजें चलती हैं वो तो आपको पता नहीं होता है। जो आप खाना खाते हो वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तभी कुछ टाइम तक पेट भरा भरा लगता है। उस खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है ये देखिए। मान लीजिए आप पिज्जा खाकर आए, ठीक है। पिज्जा में बहुत चीजें पड़ी होती हैं, चीज हो गया, वेजिटेबल्स होता है, ब्रेड हो गया, सब कुछ पड़ा हुआ है। जो वो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि जो आपने खाना खाया, के लिए जो वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था, आपकी बॉडी इतने बड़े मॉलिक्यूल को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो क्या होता है, जो आपको टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में खाने को, वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये इतना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर कन्वर्ट हो रहा होता है छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट रहा होता है। अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्योंकि टूट के छोटे हो जाते हैं, अब ये आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां से यहां तक करने के लिए हमको एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑक्सीजन। तो यहां पे सिंपल क्या हुआ, हमारे पास हमने खाना लिया, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज बड़ा मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन की हेल्प से ये बड़ा मॉलिक्यूल टूट गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आराम से बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर सकती है। इसी को यूज करते हुए हम आते हैं किस तरीके से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपना खाना डाइजेस्ट करता है। अब देखिए, ये एक छोटा सिंपल सा बैक्टीरिया है, मान लीजिए, जो केवल एक सेल का बना हुआ है। इसे चाहिए यहाँ पे खाना। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर मान लीजिए कोई चीजें प्रेजेंट हैं जिसको डाइजेस्ट करना है इसको, तो इसने अपने ही एक सेल से एंट्री करी O2 की, ऑक्सीजन लिया, खाना डाइजेस्ट करा और रिलीज कर दिया बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी सिंपल। जब सांस लेते क्या करते हैं, सांस हम लोग O2 अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटा सा केवल एक ही सेल कितना ही काम कर पाएगा बेचारा। तो यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे सिंपली इसने ऑक्सीजन का इनटेक करा, ये वाला काम करा। इसी को आप बोलते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जबकि एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन्ड है। इसके डिटेल में नहीं जाना, इसका सिंपल मतलब यहां हो जाता है कि ऑक्सीजन की हेल्प से जो ब्रेकिंग डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर सिंगल सेल मॉलिक्यूल बहुत ही आराम से ये स्टेप कर लेता है कि यहाँ पे केवल एक ही सेल है, ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। तो एक ही सेल एंट्री भी कराएगा O2 का, वही सेल डाइजेशन भी करेगा और वही सेल एक्सक्रीशन के फॉर्म में CO2 को बाहर भी निकाल देगा। वेरी सिंपल। बट अगर हम खाने के बारे में बात करते हैं मल्टी में, कोई सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, तो वो आते हैं हम लोग ह्यूमंस। ह्यूमंस में हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं, माउथ से इनटेक करते हैं। डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। हम सांस कहाँ से लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम O2 लेंगे पूरा, फिर हम एक्सक्रीशन करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से। इन शॉर्ट हमारे पास अगर ढेर सारे सेल्स हैं तो देयर इज अ रीजन ढेर सारे सेल्स हैं। हर ग्रुप ऑफ सेल्स का एक अलग अलग काम आया है। कुछ सेल्स केवल इन्वॉल्व है O2 को लेने में,
कुछ सेल्स केवल इन्वॉल्व है खाने को ब्रेक डाउन करने में, कुछ सेल्स केवल इन्वॉल्व है उसके वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में। दैट इज हमारे पास ढेर सारे सेल्स आते हैं और हर सेल अलग अलग काम करते हैं, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। यहाँ पे तो बहुत सिंपल थी, एक ही सेल था, यहाँ चीजें हल्की सी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये O2 ले लेना, ब्रेक डाउन करना और बाहर CO2 निकाल देना इतना आसान नहीं होता है। इसी को पढ़ने के लिए हमें इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट आई है, लाइफ प्रोसेसेस। सिंपल इनफ, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। अगर सिंपल टर्म्स में कहें, आप हमको नॉर्मली बताइए न्यूट्रिशन होता क्या है। एक चीज करते हैं, हमने अभी अभी कहा कि एक लिविंग चीज को लिविंग रखने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है खाने की, दैट इज फूड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें कि ठीक है, फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, दैट इज हमें खाने की रिक्वायरमेंट क्यों है। हमें इसकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए। अब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमें जितने भी फंक्शन करने हैं, हमारे जितने भी सिस्टम्स हमको पढ़ने हैं आगे चैप्टर्स में, हर एक को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप जब सो रहे होते हैं, आपको सोने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। अभी आप पढ़ रहे हैं तब तो एनर्जी यूज हो ही रही है, आप खेल रहे हैं तब भी एनर्जी यूज हो रही है, जब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन शॉर्ट, आपके बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमको मिलती है फूड से। तो यही एनर्जी के लिए हमें रिक्वायरमेंट आती है वर्ड न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या हुआ, न्यूट्रिशन बेसिकली हम सिंपल टर्म से बोल सकते हैं कि हमको जो एनर्जी मिल रही है, बिकॉज ऑफ हमने हम लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, उसी का हम बोल देते हैं न्यूट्रिशन। अब अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन और फूड की, तो हमें एक सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर कर लें कि हमें फूड मिलता कहाँ से है। क्या हम फूड बनाते हैं या फिर हम किसी और से फूड लेते हैं। इसमें देखिए सिंपल सी चीज आती है, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि क्या आप लोग खाना बना सकते हैं, इसका आंसर होगा नहीं। हम लोग खाना बनाते नहीं हैं, हम लोग खाना पकाते हैं। खाना बनाने का मतलब क्या हो गया कि आप चावल खुद बना रहे हैं, पका नहीं रहे हैं। जो कच्चा चावल आया आप खुद बना रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है हमारे हाथ में करना। हम लोग उस खाने को सिंपली पका लेते हैं। हम लोग खाना लेकर आते हैं प्लांट से, फिर उसको पका के खा लेते हैं। तो ह्यूमंस के हाथ में एंड एनिमल्स के हाथ में खाना बनाने का ऑप्शन होता ही नहीं है, उसे पकाने का ऑप्शन होता है। हम लोग खाना लेकर आते हैं, वो जो खाना बनाता है। और खाना कौन बनाता है, खाना बनाता है प्लांट्स। तो इसी टॉपिक पे कि न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिल रहा है, क्या हम खुद से अपना खाना बना रहे हैं या किसी और से लेकर आ रहे हैं, इसी को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। तो आपका न्यूट्रिशन दो पार्ट में आता है, एक कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में हमें केवल ऑटो पढ़ना है, हेटेरो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में। तो यहां पे देखिए, ऑटो वर्ड का मतलब क्या आता है। ऑटो का मतलब आता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या आता है, खुद से, अपने आप से। तो आपको यहाँ पे रटना नहीं है, केवल देखना है कि यहाँ पे वर्ड्स में ही मीनिंग छुपी होती है। तो यहाँ पे रटने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इस वर्ड को देखिए, आपने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, जिस चीज से हमको एनर्जी मिलेगी। सिंपली इसको आपने बोल दिया न्यूट्रिशन। दो तरीके हैं खाना लेने के, एनर्जी मिलती है खाने से, मतलब तो खाने के दो तरीके आ जाते हैं, या तो आप बना लो तो बाहर से लेते आओ। अगर सेल्फ है, खुद से बना रहे हैं, उसी को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर एनर्जी उस तरीके से मिल रही है कि आप खुद से कर रहे हो सब कुछ, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और वो जो ये काम कर लेते हैं उन्हीं को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अगर हम यहां पर आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, एग्जैक्टली इसको ऑपोजिट हो जाएगा हेटेरोट्रॉपिक। यहां पर ये फूड खुद से नहीं बना सकता है, ये फूड दूसरे से लेकर आए। एग्जाम्पल सबसे हम ले लिए ह्यूमंस का, हम लोग प्लांट से खाना लेकर आते हैं फिर पकाते हैं।
इन्हीं को बोल देते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हम लोग एंड सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। ऑटोट्रॉप्स में कौन आ जाएगा? ऑटोट्रॉप्स में आ जाते हैं प्लांट्स, और सारे प्लांट्स नहीं आते हैं, केवल आते हैं ग्रीन प्लांट्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यों, केवल ग्रीन प्लांट्स ही क्यों हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जांपल ऑटो में आ गया ग्रीन प्लांट्स। हेटर में हम कोई भी अगर एग्जांपल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं ह्यूमंस को, या फिर किसी भी और एनिमल का एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो। आप लोग इतना आई होप क्लियर हो चुका होगा। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब अपना कंटिन्यू करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने यहाँ पे बात करी है केवल ग्रीन प्लांट्स की। ऐसा क्यों, पहले हम ये समझते हैं। अब हमें इसका आंसर दीजिए, कोई भी प्लांट ग्रीन क्यों होता है, उसमें ग्रीन कलर कहां से आता है? ग्रीन कलर है, इसका मतलब है कि उसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल। सबको पता है ये चीज। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, बिकॉज ऑफ विच प्लांट्स को अपना ग्रीन कलर मिलता है। क्लोरोफिल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी चीज में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वहां पे होगा फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब अगेन आपसे मतलब पूछे, इसका मतलब क्या है? देखिए, फोटोसिंथेसिस को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो। एक आया फोटो, एक आता है सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, कोई चीज बनाना, कोई चीज मेक करना। फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है, कोई चीज बन रही है। तो यहाँ पर लाइट का मतलब है सनलाइट, और क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है खाना, जिसको आप सिंपल टर्म से बोलते हो ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? खाना कौन बना सकता है? वो बनेगा जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेसिस कहां हो पाएगा? जहां क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कहां होगा? केवल होगा ग्रीन प्लांट्स में। जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है उनमें हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, देयरफॉर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, देयरफॉर हमको यहां पर एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आई होप दैट मच इज क्लियर। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं फोटोसिंथेसिस को। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अगर हम एकदम सिंपल टर्म्स में लिखें, डिटेल में ना जाते हुए, तो सिंपली हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए होता है वाटर, और ये टूटता है इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और साथ में हम लोग H2O भी लिखते हैं। यहां पे H2O का मतलब है वाटर वेपर। तो ये तो निकलता ही है साथ में, जैसे कि जब हम लोग ब्रीथ भी कर रहे होते हैं, जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो CO2 तो निकलती ही निकलती है, एट द सेम टाइम थोड़ा वाटर वेपर भी निकलता है। तो इसको डिटेल में हम लोग इतना नहीं पढ़ते। हम लोग का मेन मतलब होता है CO2 से, वाटर से, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन से। जब भी प्लांट, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, यहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की एंड क्लोरोफिल की। तो सिंपली हमने क्या बोला कि जब भी कोई प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है, इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसमें हमें केवल मतलब है ग्लूकोज से। ये जो ऑक्सीजन हुआ ये तो उड़ जाएगा, ये हम सिंबल बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये गैस है और ये उड़ गई है बाहर की तरफ। जो हमने लेफ्ट साइड पे लिखा, लेफ्ट वाले में रिएक्शन हो रहा है। जैसे जब खाना बनाते हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स डालते हो, पहले वो पकता है, फिर खाना बन जाता है।
सिमिलर तरीके से जो लेफ्ट साइड पे होता है ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, यहां पे पूरा रिएक्शन हो रहा है, ये जो एंड में जो हमको राइट साइड मिलता है वो आपको वापस अपना प्रोडक्ट मिल गया। कि इनके रिएक्शन से आपको क्या मिला वो हम लिखते हैं राइट साइड में। हमें मतलब है कि वो ग्लूकोज के O2 तो यहाँ पे उड़ जाता है और ये भी हमारा वाटर वेपर भी यहाँ से उड़ी जाएगा। जो चीजें एरो पे लिखी होती हैं, एरो पे लिखने का मतलब होता है कि वो चीजें रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो चीजें के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो पाएगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है और इन चीजों की वजह से ही ये रिएक्शन होकर ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब हमें इसी को डिटेल में पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में नहीं दिया, बट अगर डिटेल में पढ़ने का आपका क्यूरियोसिटी है इतनी पढ़ने की, तो आप अगर किसी आईसीएससी बुक कंसल्ट करेंगे तो ये पूरा एक अलग चैप्टर है फोटोसिंथेसिस के नाम से, वहां आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। यहाँ हम केवल एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपको एनसीईआरटी को यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे कितना आपके सिलेबस में है। कंटिन्यू करते हैं। अब अगर जो हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, अगर इसी को हम आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है रिएक्शन से कंपेयर करते हैं, जो आपको रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है 6CO2 प्लस 12 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll giving C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इस रिएक्शन को आपको रटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे CO2 प्लस H2O गिविंग दिस भी लिख सकते हो, बाद में बैलेंस कर सकते हैं, बट इतना टाइम लगाने में आप सिंपली इसको लर्न कर लीजिए। 6CO2 प्लस 12H2O गिविंग C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। जो हमने लिखा अभी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिविंग ग्लूकोज। C6H12O6 को ही हम बोलते हैं ग्लूकोज, गिविंग ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये तो आपका है वाटर वेपर, तो ये भी गायब हो जाना है। ये है ऑक्सीजन, इसको भी यहां से गायब हो जाएगी, तो गैस का सिंपली उड़ जाएगी। अब हमें पूरा प्रोसेस पढ़ना है, किस प्रोसेस से ये लोग आते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे ये बना, कैसे ऑक्सीजन बना, इसे हमको पढ़ना है बहुत डिटेल में। सिंपली हमको यहाँ पे ब्रीफ रफ जानना है। देखिए यहां पर फोटोसिंथेसिस को आप रफली डिवाइड करते हैं हम लोग दो पार्ट्स में। एक हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, एक हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसको लगातार नोट्स बनाते हुए चलिए, बाद में भूल जाएंगे। लाइट डिपेंडेंट एज द नेम सजेस्ट, वो लाइट पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज सनलाइट पे डिपेंड है, इसको लाइट डिपेंडेंट फेज। नेक्स्ट आता है, इसको हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज, इसको मतलब नहीं है सनलाइट से। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं लाइट डिपेंडेंट वाले पार्ट से। लाइट डिपेंडेंट वाले पार्ट में देखिए, एज द नेम से हमको चाहिए होगा सनलाइट। सनलाइट की रिक्वायरमेंट किसको है, हमने अभी भी देखा यहाँ पर सनलाइट प्लस क्लोरोफिल के हेल्प से बनेगा ये। क्लोरोफिल कहाँ होता है प्लांट में, और प्लांट मेनली कहाँ, प्लांट में होता है लीव्स में। तो इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक लीफ प्रेजेंट है। अब क्योंकि वो लीफ ग्रीन है तो ऑटोमेटिकली इट विल कंटेन क्लोरोफिल। यहां देखिए एक तरफ लिखा हुआ है इनएक्टिव, एक तरफ लिखा हुआ है एक्टिव क्लोरोफिल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जो फर्स्ट केस में लीफ बनी हुई है उस फर्स्ट केस में सनलाइट नहीं है, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस वो आगे कर ही नहीं पाएगा। सेकेंड केस में जैसे ही सनलाइट मिलती है आपका क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो घर में सिलेंडर रखे होंगे आपके पास खाना बनाने के लिए, जैसे आप गैस ऑन करते हो आपको चाहिए होता है लाइटर, उस लाइटर के फिर कोई भी माचिस के बिना वहां पे आग नहीं जलती है। सिमिलर तरीके से
जब तक यहाँ पर क्लोरोफिल को सनलाइट नहीं मिलता है तब तक वो अपना खाना नहीं बना सकता है। इसको ध्यान में देते हुए अभी तक हमारे पास विदाउट सनलाइट लीफ हमारी इनएक्टिव है। जैसे ही सनलाइट पड़ी हमारी लीफ में जो क्लोरोफिल है तुरंत एक्टिवेट हो गया। जैसे ही ये क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया, जैसे ही हमारा क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया, वो क्या करता है, ये जो हमने वाटर लिया था यहाँ पर, देखिए हमने क्या कहा था, ये और ये रिएक्ट करके ये देंगे। अब हमें देखना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O कैसे रिएक्ट करके दे रहे हैं C6H12O6। इसको देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ही सिंपल चीज है। हमारे पास H2O आया, ठीक है, H2O को उस एक्टिवेटेड क्लोरोफिल ने उस एक्टिव क्लोरोफिल ने तोड़ दिया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बहुत सिंपल है। इस पानी को एक्टिवेटेड क्लोरोफिल ने, इस पानी को इस क्लोरोफिल ने तोड़ दिया हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। अगर इसको हम बैलेंस कर लें यहां पर, ये ठीक है, 4H प्लस O2, ठीक है, 4H प्लस O2। अच्छा, कैसे पता कि ये सही है कि नहीं, देखिए जितना यहां पर टोटल है उतना ही टोटल यहां पर होना चाहिए। चलिए टोटल कैलकुलेट करें अगर हम, देखिए 2 × 2 4, हाइड्रोजन कितना है 4 है, क्या यहाँ पे 4 है, यस, मतलब हाइड्रोजन हमारा सही अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो 2 × 1 2 हो गया कि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। ओ हाँ, तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो हमारा ये भी सही है। क्लियर? अच्छा, इसी को हम 2H2 प्लस O2 भी तो लिख सकते थे। हमने ऐसे क्यों लिखा, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे कैसे, तब तो उसका आप सोचिए। अब यहां पर देखिए O2 क्या होती है, O2 इज अ गैस, ऑक्सीजन गैस। ये गैस इसी फर्स्ट रिएक्शन, इसी वाले स्टेप में उड़ जाएगी। तो यहां जो हमने ये लिखा हुआ है कि ये O2 उड़ जाती है, ये इसी स्टेप में होकर कंप्लीट हो गया। मतलब हमारा इसका काम हो गया और इस हाइड्रोजन, इस वाटर के हेल्प से यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। इतना क्लियर? ठीक है, तो हमारे इस स्टेप में O2 तो बाहर उड़ गया। ठीक है, अब अगर O2 बाहर उड़ गया तो हमारे पास क्या बचा, या हमारे पास बचा हुआ है, ये बच गया हमारे पास हाइड्रोजन। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हमको वाटर की हेल्प से मिल गया है हाइड्रोजन और इसी का O2 हमारा उड़ चुका है। इतना पार्ट होता है आपका लाइट डिपेंडेंट फेज में। नाम देखिए लाइट डिपेंडेंट, जहां पे सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होते इसने पानी को तोड़ दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, और यहीं पे O2 आपका उड़ गया है। हमारे केवल बचा हुआ है हाइड्रोजन के गैस के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए यहां हमारे पास बचा हुआ है यहां पे केवल हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला स्टेप आता है दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। नाम देखिए लाइट मतलब आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी सनलाइट की। यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या प्लांट को CO2 लेने के लिए जरूरत है सनलाइट की? नहीं, तो नॉर्मली सनलाइट ले सकता है, वो रात में लेके रख सकता है, एक दिन पहले लेके रख सकता है CO2, इट डज नॉट नीड सनलाइट। तो यहां पर क्या होता है, सनलाइट के आने के पहले ही, ये H बनने के पहले ही इस CO2 को प्लांट अपने में लेकर स्टोर करके रखा रहता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो लीफ होती है वो पहले से ही स्टोर करके रखी रहती है, ताकि जैसे ही ये रिएक्शन हो जाए, यहां पर जो हाइड्रोजन मिला अभी अभी, इस हाइड्रोजन से ये स्टोर्ड किया गया कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और दे देता है C6H12O6। ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, केवल समझने के लिए, इसको ऐसे एग्जाम में बिल्कुल मत लिखिएगा, केवल समझने के लिए है। ये जो हाइड्रोजन यहां पे बच गया था,
ये जैसे ही प्रोड्यूस करा, जो लीफ स्टोर किया हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत उससे कंबाइन करा और बन जाता है ग्लूकोज। अब इसे कंपेयर करिए एक बार, ये वाला C और इसमें C प्रेजेंट है, ये आया H, इसमें H प्रेजेंट है, ये है O, इसमें O प्रेजेंट है। तो ये वाला H अगर H2 के फॉर्म में लिख दिए होते हम लोग, अगर हम लिखे होते 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पे O2 तो उड़ ही गया था, यहाँ पे H2 भी उड़ जाता। इन शॉर्ट यहाँ पर तो कुछ बचता ही नहीं फिर, तो अगर H ही ना बनता तो ग्लूकोज ना बन पाता। इसी वजह से यहाँ हमने O2 को तो उड़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर हम H को 4H फॉर्म, इसका मतलब H2 नहीं लिखे थे। जैसे ही ये H बना, प्लांट अपना स्टोर किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड से तुरंत रिएक्ट कराया है H को और बना दिया है ग्लूकोज। देयरफॉर ये दोनों रिएक्ट करके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे देते हैं हम लोग को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आई होप आप लोग को कुछ चीज क्लियर हो गई होगी। आई होप आप लोग को हमारा फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो हम लोग को फाइनली C6H12O6 दैट इज जो हम लोग को ग्लूकोज मिला था, इसी ग्लूकोज को प्लांट यूज करता है। अब जब आपके अच्छा खाना बनता है तब पहले क्या करते हैं आप लोग? बस भरपेट खा लेते हैं, जाहिर सी बात है। जो खाना बचता है उसको क्या करते हैं? उसको अपन रैप करते हैं अच्छे से, जगह रखाते हैं फ्रिज में बड़े प्यार से। जब भूख लगती है दोबारा खाना निकाल उसको लेकर खा लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो प्लांट्स तो यही काम करेंगे। प्लांट्स जब ग्लूकोज बनाते हैं तो उसको यूज कर लेते हैं, बट जो ग्लूकोज बच जा रहा है उस ग्लूकोज को क्या करेंगे? उस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्टार्च। ये बहुत हमने कॉमन वर्ड सुना होगा, दैट इज स्टार्च। जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के वक्त ग्लूकोज ही बनता है, पर जो ग्लूकोज बच जाता है प्लांट उसी को कन्वर्ट कर देता है इनटू स्टार्च और अपने प्लांट में खुद में सेव कर लेता है। तो अगर आपके पास कहीं भी स्टार्च दिया गया है तो सिंपल इसको आप ग्लूकोज समझ सकते हैं, क्योंकि प्लांट इसको स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। इन शॉर्ट के लिए ये रैप किया हुआ ग्लूकोज प्रेजेंट है स्टार्च के फॉर्म में। तो जितने भी चीजें प्रेजेंट है, आपके पास शुगर आ गया, चावल आ गया, सारे जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सब के अंदर स्टार्च ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट अपना फूड स्टोर करके रख देता है उनमें स्टार्च फॉर्म है। हम लोग उस स्टार्च को प्लांट से लेकर आए कंज्यूम करते हैं, उस स्टार्च को हम लोग तोड़ते हैं वापस ग्लूकोज में। सबको तो पार्ट क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक, अपना लास्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, दैट इज योर एक्टिविटी 6.1। हम लोग उस एक्टिविटी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो आपकी एक्टिविटी दी गई है 6.1, वो सिंपली टेस्ट करने के लिए है जितना हम लोग लंबी कहानी पढ़े हैं अभी वो सच है या नहीं। मतलब कि प्लांट ने ग्लूकोज बनाया कि नहीं, यही हम लोग को पढ़ना है अपने इस वाले एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, प्लांट ग्लूकोज को बना के खा लेता है, उसको वापस स्टोर कर देता है स्टार्च फॉर्म में। तो अगर हमको ग्लूकोज के लिए टेस्ट करना है तो हम टेस्ट करते हैं स्टार्च के लिए, क्योंकि स्टार्च कहाँ से आया? स्टार्च ग्लूकोज से ही तो आया होगा, जाहिर सी बात है। ठीक। अच्छा, एक चीज और, ऐसा कभी नहीं होता है कि पौधा अपना खाना बनाया और पूरा खा लिया, नहीं। पौधा खाना बनाता है, बट क्योंकि धूप इतने टाइम तक रहती है और क्लोरोफिल की कमी नहीं है और CO2 की भी कमी नहीं है, दिन भर खाना बनता है आराम से, दिन भर खाना आराम से स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ग्लूकोज था बट स्टार्च नहीं है। अगर ग्लूकोज है तो स्टार्च होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? हम लोग टेस्ट करते हैं इस स्टार्च के लिए आपके अगले एक्टिविटी में। इस अगले एक्टिविटी में आपको 3 चीजें की रिक्वायरमेंट है। पहला, ऑब्वियसली बात है, एक पौधा जिसमें आपको टेस्ट करना है फोटोसिंथेसिस होकर स्टार्च बना या नहीं। ठीक है। सेकेंड आपको चाहिए, ठीक है, तो पहला देखिए, आपको चाहिए पौधा। हमारी ड्राइंग में मत जाइएगा। ठीक है, आपको आपने ले लिया एक प्लांट
क्योंकि आपको टेस्ट करना है कि इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए होगा एक कोई भी वेसल जिसमें पानी बॉईल हो रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको एक बीकर कहा गया एनसीईआरटी में लेने के लिए, तो आपने सिंपली एक बीकर लिया और उसमें पानी रख के उसको आप गरमा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको एक और बीकर चाहिए, उसमें भी पानी रखा हुआ है लेकिन उसके अंदर एक और छोटा सा बीकर रखा हुआ है और उसके अंदर रखा हुआ है अल्कोहल। अल्कोहल को हम शॉर्ट में ALC यहाँ पे लिख रहे हैं। एग्जाम में आप पूरा अल्कोहल पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे 3 चीजें की रिक्वायरमेंट है। पहला, प्लांट जिसे आपको टेस्ट करना है। सेकेंड, एक वैसे जहाँ पे पानी बॉईल हो रहा होगा। नेक्स्ट आपको चाहिए ये, यहाँ पे पानी फिर से गर्म हो रहा है, इसमें तो हमें बॉइलिंग वाटर चाहिए इसलिए हमने लिया हुआ है इसको। यहां पर हमको हॉट अल्कोहल चाहिए, तो हम डायरेक्टली अल्कोहल को गरमा देते रख के गैस पे, इतना लंबा झंझट क्यों पाना हमने। ये देखिए, अल्कोहल को कभी भी डायरेक्टली फ्लेम को कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अल्कोहल बहुत ही ज्यादा कंबस्टेबल होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा अल्कोहल को इनडायरेक्टली गरमाया जाता है। कैसे? उसको हम, ये पानी गर्म होगा, फिर गर्म पानी इस अल्कोहल को गर्म करता है, इसी को हम बोलते हैं वाटर बाथ। इस सेटअप को हम बोलते हैं वाटर बाथ। तो हम कहेंगे हम अल्कोहल को गर्म कर रहे हैं वाटर बाथ में। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब देखिए अगर हमें टेस्ट करना है कि फोटोसिंथेसिस में हुआ है या नहीं, तो पहला हम ये काम करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने ये पौधा, हम क्या करेंगे, इस पौधे को हम लेंगे, जब उसे रख देंगे हम किसी अंधेरे कमरे में करीब 3-4 दिन के लिए। क्यों करा हमने ऐसा काम? देखिए, जब बेचारा ये अंधेरे कमरे में 3-4 दिन के लिए है, कोई धूप नहीं आएगी, बेचारा खाना नहीं बना पाएगा, तो इसे भूख लगेगी, तो ये क्या करेगा, जो अपने अंदर ये स्टोर्ड स्टार्च रखा था अभी उसको कंज्यूम करेगा। तो अराउंड 3 डेज में जितना भी स्टोर्ड स्टार्च है वो प्लांट यूज कर लेता है। मतलब कि 3 to 4 डेज के अंदर अंदर प्लांट में से पूरा स्टार्च खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इस प्लांट को लेकर आएंगे सनलाइट में, ताकि हमको यहाँ पे एकदम फ्रेश स्टार्च मिल पाए। इसको हम लाए, अगर रखे हम सनलाइट में, अब धूप इसको रखेंगे हम 3 to 4 आवर्स के लिए। ठीक है, 3 to 4 आवर्स के अंदर अंदर ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो हमें क्या बनेगा, ग्लूकोज, मतलब हमको मिल गया यहाँ पर स्टार्च। अब हम किसी कोई भी एक लीफ, मान लीजिए हमने इसको कोई भी ये लीफ हमने इसका तोड़ लिया। ठीक है, अब हम इस लीफ को लेंगे क्योंकि हमें टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च बना या नहीं। अब ऑब्वियस बात है, अब हम ये पौधा लेके हम डुबो सकते हैं पानी के अंदर? नहीं। आसान करने के लिए हमने सिंपल एक पत्ती लिया, उस पत्ती जगह हमने डुबो दिया बॉइलिंग वाटर के अंदर। ये आपका बॉइलिंग वाटर है। ठीक है, हमने इस बॉइलिंग वाटर के अंदर ये पत्ती क्यों डाली? सोचिए, इसलिए ताकि इसमें जो सेल्स हैं अब वो डेड हो जाएं। जब यहाँ पे सेल्स डेड हो जाएंगे तो अब आगे फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने डाल दिया बॉइलिंग वाटर ताकि यहाँ पे सेल्स सारे डेड हो जाए। अब पत्ती को बाहर निकाला हमने और ले गए इसको हम बॉइलिंग अल्कोहल के अंदर, जिसको हम गरमाए थे वाटर बाथ के अंदर। अल्कोहल में क्यों डाल दिया? यहाँ पे डेड लीफ थी, डेड लीफ को निकाला, जाके डाल दिया हमने बॉइलिंग अल्कोहल में। अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अल्कोहल जितना भी कलर होता है उसको बाहर निकाल देता है। मतलब कि इस अल्कोहल में अगर हमने इस लीफ को डाल दिया तो इसमें जो ग्रीन कलर था वो सारा बाहर निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, केवल कलर बाहर निकलता है, स्टार्च और सब कुछ अंदर प्रेजेंट रहेगा।
ये काइंड ऑफ ब्लीच काम करता है अल्कोहल, सारा रंग निकाल देगा लीफ का। तो आप जब यहाँ पर ग्रीन कलर पूरा आपके सोल्यूशन में आ जाएगा और जो लीफ है ये हल्की सी पेल येलोइश हो जाएगी, मतलब बहुत ही लाइट येलो सा कलर हो जाएगा। अल्कोहल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अल्कोहल मतलब अल्कोहल मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो जब मैं पत्ती वापस निकालेंगे तो पत्ती एक तो येलोइश सी रहेगी, सेकंड पत्ती बहुत ही क्रंची सी हो जाएगी, जैसे जब सूखा पत्ते से हाथ से क्रश कर लेते हैं पत्ती थोड़ी उस टाइप की हो जाएगी। तो अब हम इस पत्ती को लेंगे, सॉफ्ट करने के लिए वापस डाल देंगे इसमें बॉइलिंग वाटर में। देखिए पत्ती तोड़ा, बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग अल्कोहल में एंड वापस बॉइलिंग वाटर में। ठीक है, अब हमारे पास एक डेड लीफ है जिसको हमको टेस्ट करना है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। हम सारा उसमें से क्लोरोफिल निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इस लीफ में ये जो लीफ आया हमारे पास, हम एक होता है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन अगर कांटेक्ट में आता है ग्लूकोज के, दैट इज स्टार्च के, तो अगर सा ब्लूइश ब्लैक कलर का हो जाता है। दैट इज क्योंकि हमारी ये पूरी लीफ ग्रीन थी, इस पूरी हमने फोटोसिंथेसिस करा है, इस पूरे में स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही इसके ऊपर हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन, ये पूरी लीफ ऐसे ब्लूइश ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो जहां भी ये कलर आ गया उसको डालते ही मतलब कि स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो आपके एनसीईआरटी में बुक दी गई है लीफ, देखिए डायग्राम में आपके एनसीईआरटी में जो लीफ दी गई है वो किस टाइप की है, कहीं पे ग्रीन है और कहीं पे ग्रीन नहीं है। जो लीफ है वो इस टाइप के लीजिए, इतना पार्ट लीजिए ग्रीन है, ये इतना पार्ट ग्रीन है साइड साइड वाला, और ये पार्ट ग्रीन नहीं है। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा तो केवल इस ब्लैक वाले पार्ट में ही हो पाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्च के इतने पार्ट में प्रेजेंट होगा। तो अब जब इसमें हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो केवल जितना पार्ट ग्रीन था, केवल जितना पार्ट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कर पाया होगा, उतना ही पार्ट ऐसा हल्का सा ब्लूइश ब्लैक कलर शो करेगा। बाकी में या तो कलर चेंज होगा ही नहीं या तो हल्का सा ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। क्लियर? तो इस एक्टिविटी में सिंपल आपको तरीका कैसे टेस्ट कर सकते हो कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो आज के हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।